हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सुखदेव चौधरी और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 73 और जिसके अंदर अपन जो सरफेस टेंशन इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर में सरफेस टेंशन क्या होता है, कितना लगता है, किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं, इसका मात्रक विमा क्या होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। और इसके बाद में जो पृष्ठीय ऊर्जा, इसके बारे में भी मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बता दी थी। और इसके बाद लास्ट के अंदर अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था कि बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करती है, तो पृष्ठीय ऊर्जा में कितनी कमी आती है, और अगर ये पृष्ठीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए तो उस बूंद के तापमान में कितनी वृद्धि होती है, ये मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर ली होगी। तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है दाब आधिक्य। क्या होता है दाब आधिक्य? दाब आधिक्य, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर क्या होता है भाई? दाब आधिक्य क्या होता है? ध्यान से देखना। देखो, जैसे मान के चलिए आपके पास द्रव्य की कोई भी एक बूंद है, ठीक है, और अपने को पता है कि पृष्ठ तनाव के कारण इसकी सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर की तरफ एक बल महसूस करते हैं, ठीक है ना। यानी जो भी सतह पर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर की तरफ एक परिणामी बल महसूस करते हैं, और इस बल की वजह से एक टेंशन डेवलप होता है, और इस टेंशन की वजह से ये जो बूंद होती है वो संकुचित होकर के अपना जो आयतन होता है, अपना जो सरफेस एरिया है, उसको मिनिमम करने की टेंडेंसी रखती है, प्रवृत्ति रखती है, ठीक है ना। यानी ध्यान से देखना, देखो, पृष्ठ तनाव के कारण ये जो बूंद है वो संकुचित होने का प्रयास करती है, तो इस संकुचन की वजह से इसके अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, और अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर में जो डिफरेंस आ जाता है, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? दाब आधिक्य बोलते हैं, यानी एक्सिस प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस प्रेशर, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना। देखो, जैसे मान के चलिए ये अपने पास में कोई भी बूंद है, लिक्विड की कोई भी ड्रॉप है, ठीक है ना, और अब इसकी सतह पर कई सारे अणु में बना देता हूँ, मॉलिक्यूल बना देता हूँ। ये वाला मॉलिक्यूल हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गया, कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं इसकी सतह पर, और सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अंदर की तरफ इस प्रकार से एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सब पे अंदर की तरफ क्या लगता है? अभी फोर्स लगता है पृष्ठ तनाव के कारण। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, क्योंकि इनकी आणविक सक्रियता का जो गोला वो कंप्लीट नहीं है, तो सब पे अंदर की तरफ क्या लगता है? फोर्स लगता है, और इस फोर्स की वजह से, बल की वजह से इसके अंदर का जो मटेरियल है वो क्या होता है? अभी संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचित। और संकुचन की वजह से इसके अंदर का जो प्रेशर है पी इन, और बाहर का जो प्रेशर है वो आपके पास में क्या देगा? पी आउट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो पी इन है वो पी आउट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को अपन बोलते हैं पी एक्सिस, यानी ये आपके पास हो जाएगा दाब आधिक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब आधिक्य। तो ये आपके पास एक्सिस प्रेशर हो गया अभी, ओके। अब देखो ध्यान से, दाब आधिक्य की अपन बात करते हैं, तो एक तो आपके पास में ये कोई समतल सतह है, ये समतल सतह होगी, यहां पे इस प्रकार से लिक्विड भरा हुआ है, अब इस सतह के एक तो जस्ट आउटसाइड यहां पर अपन एक पॉइंट देते हैं, एक अपन यहां पे पॉइंट देते हैं, इसका नाम हो जाएगा आपके पास 1 और इसका नाम हो जाएगा आपके पास 2। 1 तो क्या सतह के बिल्कुल बाहर की तरफ, और 2 क्या भी सतह के बिल्कुल अंदर की तरफ। तो समतल सतह है, इस कारण से P1 और P2 का मान क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना, क्योंकि दाब आधिक्य केवल और केवल जो कर्व्ड सरफेस होती है, जो वक्रित सतह है, उसी के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो P1 है और जो P2 है वो क्या देगा? आपके पास में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और समतल सतह के बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी, उसके बाद में बात करते हैं अपन अवतल सतह। अवतल सतह या अवतल सतह होगी, तो
एक तो पॉइंट अपन बिल्कुल बाहर की तरफ ले देते हैं, इसका नाम तो देगा आपके पास 1 और एक आपके पास ये हो जाएगा 2। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो अवतल सतह होती है उस पर प्रेशर उत्तल सतह से ज्यादा होता है। अभी अवतल सतह पे प्रेशर उत्तल सतह से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अवतल सतह कौन सी हो जाएगी 1, तो 1 पे जो प्रेशर है P1 ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास में P2 देगा। बाहर से अगर आप देखोगे तो कैसी दिखाई देगी अवतल, और अंदर से देखोगे तो उत्तल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जो P1 माइनस P2 है ये कितना होता है आपके पास में 2T/R होता है। और यहाँ पे जो R होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पे जो T होता है इस T को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पृष्ठ तनाव हो गया अभी, ठीक है ना। ये अवतल सतह होगी। इसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, उत्तल सतह की बात करते हैं। तो उत्तल सतह, ये उत्तल सतह हो गई इस प्रकार से, यूं ये लिक्विड है, ये इसकी मुक्त सतह ऊपर। तो एक तो पॉइंट अपन बिल्कुल बाहर की तरफ लेते हैं, इसका नाम तो देगा आपके पास 1, और एक अपन पॉइंट लेते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ, इसका नाम हो जाएगा आपके पास 0.2। तो यहाँ पे बताओ 1 का प्रेशर ज्यादा होगा कि 2 का प्रेशर ज्यादा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 2 का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि 2 है, उधर से देखने पर सतह वो कैसी अवतल दिखाई देती है, और 1 से देखने पर सतह कैसी उत्तल दिखाई देती है। तो यहाँ पे आपके पास जो P1 से बड़ा हो जाएगा P2, तो अपन बोलेंगे P2 माइनस P1, ये भी कितना होता है आपके पास 2T/R ही होता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी PEX यानी एक्सिस प्रेशर। और यहाँ पर ये भी क्या होता है आपके पास P एक्सिस होता है। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो P एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में P1 माइनस P2 बराबर क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। ये चीज़ होगी भी। तो एक्सिस प्रेशर क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं कोई भी जैसे द्रव की बूंद है, द्रव बूंद के लिए दाब आदि के, ठीक है ना। तो द्रव बूंद के लिए दाब आदि के मैं आपको बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे ये आपके पास कोई द्रव की बूंद है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, बूंद होती है इसके अंदर लिक्विड होता है अभी, और बुलबुला होता है उसके अंदर क्या होती है वायु होती है। तो यहाँ पे एक तो पॉइंट ले लूंगा मैं बिल्कुल बाहर की तरफ, इसका नाम तो देगा आपके पास 1, एक अपन अंदर की तरफ ले लेंगे, इसका नाम क्या देगा आपके पास 2 देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 1 है इसको अपन बोल सकते हैं कि P1 बराबर क्या देगा आपके पास है P आउट। तो बाहर तो इसके वायुमंडल, इसके कारण से दाब कितना देगा आपके पास है P0। तो P0 को अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब हो गया अभी। और अगर अपन बात करते हैं 2 पर बात करते हैं, तो अंदर से देखने पर सतह वो कैसी भी अवतलाकार है, तो इस कारण से 2 पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि P2 बराबर क्या होता है आपके पास P इन, और बराबर क्या देगा आपके पास में, तो P0 तो है ही, और दाब आदि के कितना भी 2T/R का। यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके पास में R। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर का जो प्रेशर है उससे अंदर का प्रेशर 2T/R से ज्यादा है, ठीक है ना। तो अंदर का प्रेशर कितना देगा आपके पास है P2 बराबर P इन बराबर P0 प्लस 2T/R हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्सिस प्रेशर है अपन लिख सकते हैं कि P एक्सिस बराबर क्या देगा आपके पास में P इन माइनस क्या देगा आपके पास में P आउट बराबर क्या देगा आपके पास में 2T/R हो जाएगा। तो ये आपके पास में द्रव की बूंद के लिए हो गया। तो इन सारी की सारी चीज़ों को करें नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो बच्चों दाब आदि की क्या होता है ये चीज़ तो आपकी समझ में आई गई होगी। और अपन ने जो द्रव की बूंद है उसके लिए अपन ने दाब आदि की कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन जैसे कोई भी वायु का बुलबुला होता है, साबुन के पानी का बुलबुला होता है, इस बुलबुले का अपन दाब आदि की कैलकुलेट करने वाले हैं। तो बुलबुले का दाब आदि के, या बुलबुला जैसे, अब अगर मैं इसकी ये वाली जो दीवार है इस दीवार को अगर मैं थोड़ा सा खोल करके आपको दिखाता हूं,
दीवार को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, आपको बड़ा करके दिखाता हूं। तो ये दीवार आपको इस प्रकार की यूं दिखाई देती है अभी। यहां पर ये लिक्विड भरा हुआ है। तो यहां पे सबसे पहले मैं पॉइंट लेता हूं, यहां पे इसका नाम देगा 1, फिर यहां पे पॉइंट लेता हूं, इसका नाम 2, और फिर यहां पे पॉइंट लेता हूं, इसका नाम देगा आपके पास है 3। तो सबसे पहले आपके पास है जो पॉइंट 1 है वो तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, तो यहां पे प्रेशर कितना देगा पी नॉट। पी नॉट का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अपन लिख सकते हैं कि यहां पर आपके पास है पी आउट, P1 बराबर कितना देगा आपके पास है पी आउट बराबर कितना देगा आपके पास है पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 1 से अगर आप 2 पे आओगे तो 2 से देखने पर सतह किससे दिखाई देती है, अवतल। ठीक है ना, और अवतल दिखाई देती है तो इस कारण से यहां पे जो प्रेशर है वो 2T/R से बढ़ जाता है। तो अपन बात करते हैं P2, ये आपके पास है P1 से ज्यादा देगा तो P1 प्लस कितना देगा आपके पास है 2T भाई बाह्य त्रिज्या मान के चलेगा कितने आपके पास R2 है। ठीक है ना, इसकी जो त्रिज्या वो कितनी R1 और इसकी त्रिज्या कितना देगी आपके पास R2 देगी। तो P1 प्लस कितना देगा आपके पास है 2T/R2 देगा। ठीक है, इसके बाद 2 से अगर आप 3 पे जाओगे तो 3 पे जाओगे तो 3 से देखने पर भी ये सतह कैसी दिखाई देती है, अवतलाकार। तो 3 पे प्रेशर है वो 2 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि P3 और 3 कहाँ पर आ गया, अंदर आ गया, तो P इन बराबर कितना देगा आपके पास में P2 प्लस कितना देगा आपके पास 2T/R1, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी आपके पास R1 है। तो P2 को अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब P2 को, P1 को अपन क्या लिख सकते हैं P नॉट प्लस 2T/R2। तो ये आपके पास है P नॉट प्लस 2T/R1 प्लस 2T/R2। तो यहां पर आपके पास है जो P3 है वो कितना देगा आपके पास है P नॉट प्लस 2T/1/R1 प्लस क्या होता है आपके पास 1/R2। ये बात होगी भी। अब यहां पर अगर आपको दाब आदि के निकालना है तो पी एक्सिस बराबर क्या देगा आपके पास है पी इन माइनस पी आउट। तो पी एक्सिस बराबर पी इन माइनस पी आउट, अंदर के दाब में से बाहर की दाब को माइनस कर देंगे तो पी नॉट कट जाएगा। ये आपके पास है 2T/1/R1 प्लस क्या देगा आपके पास 1/R2 देगा। ठीक है, अब यदि जो बुलबुला इसकी दीवार को अपन, इसकी मोटाई को अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, तो इस स्थिति में R1 और R2 दोनों R के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यदि R1 बराबर क्या आपके पास R2 बराबर R माना, R लिख दिया, तो एक्स इस प्रेशर बराबर 1/R प्लस 1/R 2T/R, यह आपके पास है 4T/R हो जाएगा। तो द्रव की जो बूंद होती है उसके लिए दाब अधिक कितना होता है 2T/R, और बुलबुले के लिए दाब अधिक कितना होता है आपके पास 4T/R होता है। कितना होता है 4T/R। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो, जैसे मान के इसलिए ये कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर आपने H हाइट तक कोई लिक्विड भर का है, यहां पे है ना लिक्विड का जो घनत्व है वो कितना देगा आपके पास रो। H गहराई पर कोई भी एक बुलबुला बना हुआ है, इस बुलबुले की जो रेडियस है वो कितने मान के चलेगा आपके पास R है। तो इस बुलबुले के अंदर की जो वायु है इसका दाब आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक पॉइंट देते हैं, इसका नाम देगा आपके पास 1, यहाँ पे अपन एक पॉइंट लेते हैं, इसका नाम देगा 2, एक पॉइंट अपन इसके बिल्कुल अंदर लेते हैं, इसका नाम देगा आपके पास है 3। तो यहाँ पे पॉइंट 1 पे प्रेशर कितना देगा आपके पास है P1, तो P1 बराबर कितना देगा आपके पास है P नॉट। 1 से अगर अपन 2 पे आएंगे
तो 2 पे प्रेशर कितना देगा आपके पास में P2, तो P2 बराबर कितना देगा आपके पास में P0 प्लस H रो जी। ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, यानी H गहराई अगर नीचे चला जाओगे ना तो P0 प्लस कितना हो जाएगा H रो जी हो जाएगा। और अगर आपको 0.3 पे प्रेशर निकालना है तो P3 बराबर कितना देगा आपके पास में P इन बराबर कितना देगा आपके पास में P2 प्लस 2T/R, तो P2 बराबर कितना देगा आपके पास में P0 प्लस H रो जी प्लस कितना देगा आपके पास में 2T/R हो जाएगा। तो ये इसके अंदर की जो एयर है उसका आपने प्रेशर कैलकुलेट कर दिया अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, बात सुनना भी। अगला है, मान के चलिएगा ये कोई बर्तन है और इस बर्तन के अंदर वैक्यूम क्रिएट करके अपन है, इसके अंदर निर्वात है, यानी निर्वात का मतलब P0 बराबर कितना देगा आपके पास में 0। इसके अंदर 2 बुलबुले हैं, एक तो ये बुलबुला है, एक आपके पास है ये बुलबुला है, दोनों ही वायु के बुलबुले हैं, ओके। तो इस बुलबुले की जो रेडियस है वो कितने देगी आपके पास R1, और इस बुलबुले की जो रेडियस है वो कितने देगी आपके पास R2 देगी, ओके। तो यहां पर अगर अपन इसके बाहर का यहाँ का प्रेशर देखें तो यहाँ का प्रेशर कितना देगा आपके पास है 0, और यहाँ का प्रेशर भी कितना देगा 0 जाएगा। क्यों प्रेशर 0 क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर, इसके बाहर किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है। तो यहाँ पे P0 की वैल्यू अपन क्या कर देंगे बच्चों 0 कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद यदि इसके अंदर की बात करते हैं तो इसके अंदर का प्रेशर कितना देगा, बाहर का कितना देगा 0, तो 0 प्लस ये आपके पास है 4T/R1, ये तो इसके अंदर का प्रेशर देगा, इसको अपन बोल देंगे P1 बोल देंगे। और इसके अंदर के प्रेशर की अगर अपन बात करते हैं तो ये कितना देगा आपके पास है P2, और P2 बराबर कितना देगा आपके पास है 4T/R2। तो यहाँ पर अपन ने लिखा ना कि P3 बराबर कितना होता है, P3 बराबर ये होता है आपके पास है कितना भी P0 प्लस कितना देगा आपके पास है 2T 1/R1 प्लस 1/R2, ये भी 1/R 1/R, तो कितना हो जाता है आपके पास बताओ 2/R, तो P0 प्लस 4T/R हो जाता। बट P0 को ही अगर आपने 0 कर दिया तो अंदर का प्रेशर कितना देगा आपके पास 4T/R हो जाएगा भी, ये अंदर का प्रेशर हो गया, ठीक है ना। अब अपन इसके लिए PV बराबर μRT लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है आदर्श केस का समीकरण होता है PV बराबर nRT लिख देते हैं या PV बराबर μRT लिख देते हैं। n लिखा चाहे म्यू लिखा, दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं, यानी मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं अभी, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि PV बराबर कितना देगा आपके पास है μRT, तो P ये रहा, V अपन लिख सकते हैं 4/3πr³, म्यू बराबर क्या होता है आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स, m बटे क्या देगा आपके पास mw इंटू क्या देगा आपके पास r इंटू टी, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से देखो, अंदर जो गैस फ्री इसका मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, r और t भी दोनों कांस्टेंट है क्योंकि अंदर का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV हो जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV, यानी इसको अपन लिख सकते हैं कि m1 बटे m2 बराबर P1 V1 P2 V2, तो m1 बटे m2 बराबर ये आपके पास है P1 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ P, तो P तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है ना। तो P1 को अपन लिख सकते हैं क्या भी 4T/R1, और V1 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 4/3πr³, ठीक है ना। यह 4T तो कट ही जाएगा दोनों का, ओके। तो क्या बन जाएगा आपके पास है 4/3πr³, तो आपके पास R1³ आ जाएगा। इसी प्रकार से P2, तो P2 को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ 4T/R2, और ये आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ R2³ बन जाएगा। तो इसको अपन बोल सकते हैं R1/R2 का ये आपके पास में होल स्क्वायर हो जाएगा अभी। तो m1 बटे m2 बराबर कितना हो जाएगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, यानी इन बुलबुलों के अंदर कितनी हवा भरी हुई, कितनी एयर भरी हुई है, उनके द्रव्यमानों का अनुपात आपने यहाँ पे निकाल लिया है।
और मॉड्यूल में इस पर आधारित क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, तो उस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने जो भी आपको बातें बताई है इनको नोट कीजिएगा, अपन आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन एक अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखना, देखो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि आपके पास इस प्रकार से कोई भी एक ट्यूब है, नलिका है, ठीक है, ये नलिका है, इसके अंदर यहां पे कोई आपने एक वाल लगा रखा है, ये कोई वाल है, और वाल क्या करता है, ऑन ऑफ की तरह बिहेव करता है। भाई ये ऑन ऑफ कर सकता है इसको, मतलब इधर से हवा का फ्लो करवाना है कि नहीं करवाना है, वो ये डिसाइड करता है। यहां पर अपन क्या करते हैं, एक बड़ा बुलबुला लगाते हैं, और यहां पर अपन लगाते हैं एक छोटा बुलबुला। ये छोटा बुलबुला लगा दिया अपन ने, तो ये तो आपके पास है बड़ा बुलबुला, अगर ये आपके पास है छोटा बुलबुला हो गया, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वो तो कितना देगी आपके पास, R1, और यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या वो क्या देगी आपके पास, R2 देगी। और यहाँ पर जो R1 है वो ग्रेटर देन क्या देगा आपके पास, R2 देगा। दोनों के बाहर का प्रेशर कितना है, अभी P0 है, तो बाहर का प्रेशर अगर P0 है, इसके अंदर का प्रेशर कितना देगा, P0 प्लस कितना देगा, 40/R1, और इसके अंदर का प्रेशर कितना देगा, P0 प्लस 40/R2 देगा। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर का प्रेशर कितना आपके पास है, P1, और इसके अंदर का प्रेशर क्या देगा, P2। तो यहाँ पर जो P1 है वो आपके पास हो जाएगा P0 प्लस 40/R1, और यहाँ पर आपके पास है P2 बराबर भी क्या देगा आपके पास है, P0 प्लस 40/R2 देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास R1 है वो R2 से बड़ा है, इस कारण से P1 आपके पास है P2 से क्या देगा, छोटा देगा। तो यहाँ पे इसके अंदर का जो वायु दाब है वो तो कम है, और इसके अंदर का जो वायु दाब है वो तो क्या हो जाएगा ध्यान से, P1 तो क्या हो जाएगा, कम, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से, इसके अंदर का वायु दाब कम हो गया, इसके अंदर का वायु दाब ज्यादा हो गया। अब यदि वाल्व को खोला जाता है तो अपन जानते हैं कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। उच्च दाब इसके अंदर का, निम्न दाब इसके अंदर का, यानी हवा हमेशा 2 से 1 की तरफ फ्लो करेगी। अगर इससे इसके अंदर हवा जाएगी तो इस स्थिति में देखिएगा ध्यान से, देखो ये छोटे वाला तो और छोटा होता जाएगा, और बड़े वाला क्या हो जाएगा, और बड़ा होता जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि देखो, यदि वाल्व को खोला जाता है तो जो हवा है, हवा ध्यान से देखना, देखो छोटे से बड़े की ओर प्रवाहित होती है, जिससे छोटा बुलबुला है, और छोटा, और जो बड़ा बुलबुला है ये और बड़ा हो जाएगा। छोटे वाला और छोटा हो जाएगा, बड़े वाला क्या हो जाएगा, भी और बड़ा हो जाएगा। अब फाइनल क्या सीन बनेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भाई, मैं ये बता रहा हूं आपको कि बड़े वाला तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और छोटे वाला क्या हो जाएगा, इस प्रकार से और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये सीन कब तक चलता रहेगा, फाइनली क्या आपको सीन देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। फाइनली आपके पास में ये जो ट्यूब है, मान के चलेगा इसके इधर की तरफ आपने ये जो बुलबुला लगा रखा है, अब ये तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इधर वाला भी बना देते हैं, चलो ये बीच में आपने क्या लगा रखा है, इस प्रकार से वाल लगा रखा है, इस वाल को अभी आपने खोल रखा है, वाल आपने खोल दिया है।
तो देखिएगा ध्यान से देखो, तो इधर की तरफ तो क्या बन जाएगा, एक बड़ा बुलबुला, ठीक है भाई, और इसकी जो रेडियस है वो मान के इसलिए आपके पास में कितने देगी, आर। और यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहां पे देखिएगा, यहां पर बुलबुला तो खत्म हो जाएगा, एक कर्व्ड सरफेस बन जाएगी, एक वक्रित सतह बन जाएगी। और वक्रित सतह कैसी बन जाएगी, देखो ध्यान से, ऐसी एक वक्रित सतह बन जाएगी। और यदि इस वक्रित सतह को आप बढ़ा करके देखते हैं, तो ये जो वक्रित सतह है ये आपको कैसी दिखाई देगी, ये भी आपको इस प्रकार से ऐसी दिखाई देगी। ये वक्रित सतह भी बड़ी करने पर ध्यान से देखना, इस प्रकार की ऐसी दिखाई देगी, ऐसी, ठीक है। और यदि इसको अपन कंप्लीट करते हैं तो इस स्थिति में ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो सर्कल है ना, इसकी जो वक्रता त्रिज्या वो भी कितने देगी आपके पास, आर ही हो जाएगी। कितने हो जाएगी, आर। मतलब यहां पर तो आपके पास है गोला है, इस गोले की त्रिज्या कितनी भी आर है, और यहां पर ये एक छोटा सा गोले का एक छोटा सा भाग बन जाता है। और यदि इसको आप बढ़ा करके देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। और ये जो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जिस गोले को ये रिप्रेजेंट करता है, उस गोले की जो वक्रता त्रिज्या है वो भी आपके पास में कितनी हो जाएगी, आर ही हो जाएगी भी, ठीक है। तो ये अंतिम स्थिति में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगला अपन देखते हैं उदाहरण से, मान के इसलिए आपके पास है दो बुलबुले, एक की त्रिज्या R1 है, एक की त्रिज्या R2 है। इन दोनों बुलबुलों को अपन एक दूसरे के पास में लेकर के आते हैं। तो जहां पर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं वहां पे इन दोनों की जो दीवारें होती है वो फ्यूज होकर के एक कॉमन इंटरफेस, एक उभयनिष्ठ अंतरापृष्ठ का निर्माण कर लेती है। तो इस उभयनिष्ठ अंतरापृष्ठ की त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। तो हेडिंग है उभयनिष्ठ अंतरा पृष्ठ की त्रिज्या क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, ये तो इस प्रकार से एक बड़ा बुलबुला, ये आपके पास इस प्रकार से एक छोटा बुलबुला, ये बड़ा बुलबुला, ये आपके पास में क्या होगा, भी छोटा बुलबुला। दोनों बुलबुलों को अपन एक दूसरे के संपर्क में लेकर के आए हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं होगा कि दोनों के बीच की जो दीवार है वो नष्ट हो जाती है। मान के चलेगा इसकी त्रिज्या वो कितनी है भी, R1। और यहां पे इसकी जो वक्रता त्रिज्या वो कितनी देगी आपके पास, R2। तो बार का प्रेशर कितना है भी, P0 है। तो इसके अंदर के प्रेशर की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर का प्रेशर कितना देगा आपके पास में, P0 प्लस 40/R1। इसके बाहर का प्रेशर कितना है भी, P0। तो अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपके पास में P0 प्लस 40, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, P0 प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में 40/R2। ये तो आपके पास हो जाएगा P1। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, P2 लिख सकते हैं। यहां पर आपके पास है जो R1 है वो बड़ा है किससे, R2 से। इस कारण से ऑब्वियसली जो P1 है वो छोटा हो जाएगा किससे, P2 से। यानी छोटे वाले बुलबुले के अंदर वायु का दाब बड़े वाले बुलबुले से ज्यादा होगा। यानी इन दोनों के बीच की जो दीवार बनेगी ना, उस दीवार पर इधर से ज्यादा दाब लगेगा इधर की कंपेयर में। तो इस कारण से ये जो दीवार होती है वो कैसी बन जाती है, इस प्रकार से ऐसी बन जाती है। ये थोड़ी सी इसकी तरफ झुक जाती है, इसके अंदर की तरफ झुक जाती है। ये इस प्रकार से यू। और यदि इसको अपन बड़ा करके देखते हैं तो यदि इसको अपन बड़ा करके देखते हैं तो इस स्थिति में ये वाला जो भाग है ये इस गोले को रिप्रेजेंट करता है
और इस गोले का जो सेंटर है वो यहाँ पे होगा। इसकी त्रिज्या कितनी देगी आपके पास, RC बोल दो, क्या बोल देंगे, RC। RC बोले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस, जो उभयनिष्ठ अंतरापृष्ठ है उसकी त्रिज्या हो जाएगी ये, ठीक है ना। तो इसके बाहर का जो प्रेशर है वो कितना देगा आपके पास है, P0। इसके अंदर का प्रेशर कितना देगा आपके पास है, P0 प्लस कितना देगा आपके पास है, 4T/RC देगा, ठीक है ना। अब सुनो भाई, नहीं तो आपको छोटे वाले बुलबुले को देखना है, नहीं आपको बड़े वाले बुलबुले को देखना, आपको तो सबसे बड़ा जो बुलबुला बन रहा है इस बुलबुले को देखो। इसके अंदर का प्रेशर तो कितना देगा, P2, और इसके बाहर का प्रेशर कितना देगा आपके पास में, P1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अपन एक्सिस प्रेशर लिख देंगे। तो अपन लिख सकते हैं इसके लिए एक्सिस प्रेशर P एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, P1 माइनस क्या देगा आपके पास में, P2। तो P एक्सिस को अपन क्या लिख सकते हैं, 4T अपॉन क्या देगा आपके पास RC बराबर, इसको अपन लिख देंगे 4T बाई बराबर हो जाएगा आपके पास में P0 प्लस 4T/R1 माइनस क्या देगा आपके पास है, P0/4T/R2। तो P0 से अपन P0 को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास है 4T 1/R1 माइनस क्या देगा आपके पास 1/R2। 4T से अपन 4T को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान से, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/RC बराबर 1/R1 माइनस क्या होता है आपके पास 1/R2। एलसीएम क्या देगा आपके पास R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो आपके पास RC बराबर R1 R2 अपॉन क्या देगा आपके पास R2 माइनस R1। तो ये आपके पास में बन जाएगी उभयनिष्ठ अंतरापृष्ठ की त्रिज्या हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और मॉड्यूल के अंदर भी आपको इस पर आधारित क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पर जो दोनों बुलबुले हैं वो बराबर त्रिज्या के, यानी R1 और R2 की वैल्यू बराबर है। तो R1 और R2 अगर बराबर हो जाएगा तो इस स्थिति में R1 R2 को बराबर पुट कर देंगे, तो RC कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। और अनंत वक्रता त्रिज्या किसकी होती है, समतल की होती है। तो अगर दोनों बुलबुलों की त्रिज्या बराबर है तो इस स्थिति में आपका जो कॉमन इंटरफेस है वो कैसा बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, यानी समतल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको करें अच्छे से नोट। बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं जो अंतराण्विक बल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तो होते हैं ससंजक बल, एक होते हैं असंजक बल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में अपन जो संपर्क कोण है, कॉन्टेक्ट एंगल, ठीक है ना, वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नवचंद्रक का आकार वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपना जो कैपिलरिज्म है यानी कैपिलरी एक्शन है वही अपना इस चैप्टर के अंदर बाकी बचेगा भी। तो चलिए करते हैं अपन स्टार्ट। तो सबसे पहले अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। तो बच्चों ध्यान से देखना है, तो जो ससंजक बल होता है, कोहेसिव फोर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन। और इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो जो ससंजक बल होता है ये समान प्रकार के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल और ये असमान प्रकार के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल। तो ये समान प्रकार के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल, ये असमान प्रकार के अणुओं के मध्य का आकर्षण बल। जैसे मान के चलिए ये आपके पास ए है और ये आपके पास ए है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। और ये आपके पास है क्या भी ए और ये आपके पास है बी, तो
इन दोनों के बीच में आकर्षण बल है। ये असंजक होगा, ये ससंजक हो गया। जैसे पानी के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल के साथ में ससंजक, ग्लास का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ में ससंजक, पानी का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ में असंजक, ग्लास वो मरकरी यानी पारे के साथ में असंजक बल। ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब अपन बात करते हैं क्या भाई, संपर्क कोण। एंगल ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श कोण भी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है ना। अब ये कहां पर बनता है भाई, जहां पर जैसे मान के चलिएगा कोई भी लिक्विड और ठोस दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां पर बनता है ये। तो ये ठोस और द्रव्य के संपर्क बिंदु पर बनता है। कैसे बनता है ध्यान से देखना। देखो, जहां पर लिक्विड और सॉलिड दोनों एक दूसरे के टच में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, वहां पे अपन सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे। उस पॉइंट पर अपने को दो लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक तो लाइन अब वो किस पे बनेगी, सॉलिड पे, और एक किस पे बनेगी, लिक्विड पे। एक तो ठोस पे बनेगी, एक द्रव्य पे बनेगी। तो एक तो द्रव्य पर आपको स्पर्शरेखा खींचनी है और एक आपको ठोस पर स्पर्शरेखा खींचनी है अंदर की तरफ। ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं, देखो यह मान के चलिएगा आपके पास में कोई भी कांच की प्लेट है और इसके ऊपर आपने पानी की बूंद रखी है। तो पानी की बूंद है ना, वो इस प्रकार से मान के चलिएगा यूं यूं फैल जाती है। तो ये तो आपके पास क्या देगा अभी, कांच, ये पानी। अब कांच और पानी दोनों यहां पर एक दूसरे को टच करते हैं। तो एक तो अपन क्या करते हैं, इस पानी पर स्पर्शरेखा बनाते हैं द्रव्य पे, और एक अपन इस कांच पर बनाते हैं पानी के अंदर की तरफ। इन दोनों के बीच का ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को अपन क्या बोलेंगे, थीटा सी। और यहां पर आपके पास है थीटा सी, वो क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा अभी। ठीक है। इसी प्रकार से अपन एक अगला एग्जांपल और देखते हैं। देखो ध्यान से, ये कांच की प्लेट है और यदि इसके ऊपर हम पारे की बूंद रख देते हैं, तो पारे की बूंद इस प्रकार से यूं रहती है। तो कांच और ये हो जाएगा आपके पास पारा यानी मरकरी। दोनों यहां पर एक दूसरे को टच करते हैं। तो एक तो अपन क्या करते हैं, इस मरकरी पर स्पर्शिका बना देते हैं यूं, और एक अपन कांच पर स्पर्शिका बना देते हैं मरकरी के अंदर की तरफ। इन दोनों के बीच का ये कोण हो गया, इसको अपन बोलेंगे थीटा सी। यहां पर आपके पास है थीटा सी मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार से अब की बार ये जो प्लेट है, ये प्लेट अपन लेते हैं किसकी, बताओ, सिल्वर की यानी चांदी की। और इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, भी पानी की बूंद रखते हैं। तो पानी की बूंद इस प्रकार से यूं अर्धवर्ताकार हो जाती है। तो देखिएगा ध्यान से, जहां पर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, वहां पे एक तो पानी पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से पानी पर स्पर्शरेखा बना देते हैं, और एक अपन कांच पर स्पर्शरेखा बना देते हैं पानी के अंदर की तरफ। ये आपके पास है थीटा सी हो गया। तो यहां पर आपके पास जो थीटा सी है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। कांच और पानी के बीच में जो संपर्क कोण होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। इसी प्रकार से कांच और पारे के बीच में संपर्क कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसी प्रकार से चांदी और पानी के बीच में जो संपर्क कोण होता है वो 90 डिग्री होता है एग्जैक्टली। तो संपर्क कोण क्या होता है, इनके एग्जांपल्स वगैरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं नवचंद्र की आकृति, शेप ऑफ मेनिस्कस।
ध्यान से देखना, देखो अगर अपन किसी भी सॉलिड और लिक्विड यानी ठोस और द्रव को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इस स्थिति में द्रव की जो मुक्त सतह है वो कैसी रहती है, समतल रहती है कि उत्तल रहती है कि अवतल रहती है, ठीक है ना। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त सतह की जो आकृति बनती है उसी को अपन बोलते हैं शेप ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। अब ये अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं देखिएगा, जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास कोई बर्तन है, इस बर्तन के अंदर अपन ने लिक्विड भर रखा है यहाँ पे, अपन ने इस प्रकार से लिक्विड भर रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये तो आपके पास है ठोस का मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये आपके पास है लिक्विड का मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल पास पास में ये तो पानी का यानी लिक्विड का और ये इस ठोस का हो गया, दोनों की बात करता हूँ मैं। अब लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे ठोस का जो मॉलिक्यूल है ये इधर की तरफ फोर्स लगाता है, यानी इस द्रव्य पे ठोस बल लगाता है इधर की तरफ, इसको अपन बोलेंगे Fa यानी एडेसिव फोर्स यानी आसंजक बल हो गए भाई, ठीक है ना। अब अगर इस लिक्विड के मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो इसके चारों तरफ गोला बनाता हूँ, तो ये मैंने इस प्रकार से यूँ गोला बना दिया, ये अपन ने गोला बना दिया। तो इसमें इधर की तरफ भी मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल मौजूद नहीं, यहाँ पर भी खाली है और ये भी खाली है, यानी इसके केवल 1/4 भाग के अंदर ही मॉलिक्यूल मौजूद है। तो इस पे जो ससंजक बल है पानी का, पूरे पानी का बल वो बीचों बीच आएगा 45 डिग्री के एंगल पे। तो इस बल को अपन क्या बोलेंगे, Fc बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Fc। ये आपके पास है ससंजक बल हो गया अभी। अब इस Fc के दो कंपोनेंट कर देंगे, Fc का एक तो कंपोनेंट कर दिया जाएगा इधर की तरफ, तो ये तो आपके पास में कितना देगा, ये 45 डिग्री है, इसको भी अपन क्या बोलेंगे Fc/√2 और इसको भी अपन क्या बोलेंगे भी Fc/√2। अब यहाँ पर 3 केस अपन बनाने वाले हैं कि Fc/√2 और F इन दोनों में से कौन छोटा कौन बड़ा। तो सबसे पहले केस में अपन देखते हैं फर्स्ट, यदि Fa ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास Fc/√2, Fa ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास Fc/√2, यानी जो F है इसका मान Fc/√2 से बड़ा हो जाएगा। तो इस स्थिति में नेट फोर्स है, परिणामी बल है वो अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो अपन लिख सकते हैं F नेट बाहर की ओर। और एक बात ध्यान रखना भी, जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है, संतुलन की स्थिति में परिणामी बल मुक्त सतह के हमेशा लंबवत होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो F नेट होता है ना वो हमेशा जो फ्री सरफेस है यानी मुक्त सतह इसके लंबवत होता है। तो परिणामी बल अगर बाहर की तरफ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, देवदान से बर्तन बना देता हूं मैं, ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने इस प्रकार से यूं लिक्विड भर गया है यहाँ पे। अब देवदान से F और Fc/√2 इन दोनों का नेट फोर्स तो बाहर की तरफ आ जाएगा और Fc/√2 इधर की तरफ है, तो नेट फोर्स आपका इधर की तरफ आ जाएगा इस प्रकार से, ये आपके पास आ जाएगा F नेट। और परिणामी बल है इसके लंबवत इधर की तरफ, और यहां पर अगर अपन बात करते हैं इसके लंबवत इधर की तरफ। इस प्रकार से लिक्विड की जो फ्री सरफेस है ऐसी शेप ग्रहण कर लेती है, ऐसी आकृति बना लेती है ये। ऐसी आकृति बना लेती है ये, ठीक है ना। अब इस स्थिति में ध्यान से लिक्विड की फ्री सरफेस पर मैं स्पर्शिका बनाता हूं और यहां पे एक स्पर्शिका बनाता हूं, तो ये वाला एंगल आपके पास में क्या हो जाएगा अभी θc। तो इस स्थिति में ध्यान से θc है वो आपके पास में क्या हो जाएगा लेस देन 90 डिग्री। और जो नवचंद्रक की आकृति है वो कैसा बन जाएगा, नवचंद्रक ये बन जाएगा आपका अवतलाकार। और अगर ऐसा नवचंद्रक बन जाएगा तो इस स्थिति में जो पानी की सतह लिक्विड का जो लेवल है वो ऊपर चढ़ेगा कि नीचे जाएगा, ऊपर चढ़ेगा। तो अपन बोलेंगे द्रव का तल है
ऊपर चढ़ता है भाई। इसी प्रकार से दूसरा केस इसके अंदर अपन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं अपन। पांचवा पानी, यदि ध्यान से देखना, देखो आपके पास एफ है लेस देन क्या देगा आपके पास एफ सी बाई रूट टू। तो अगर एफ है वो एफ सी बाई रूट टू से छोटा हो गया तो नेट फोर्स अंदर की तरफ आ जाएगा। तो एफ नेट हो जाएगा आपका अंदर की तरफ। और इस स्थिति में तो से थीटा सी ऑब्वियसली 90 से बड़ा हो जाएगा। डायग्राम से अपन समझ सकते हैं इस बात को। देखो ये बर्तन हो गया, यहां पे नेट फोर्स अंदर की तरफ आ जाएगा, ये नेट फोर्स हो गया। ये नेट फोर्स हो गया और इस नेट फोर्स के लंबवत, लंब इधर की तरफ यू बन जाएगा, इस पे लंबवत इधर की तरफ यू बन जाएगा। तो इन दोनों को मिला देंगे तो मुक्त सतह वो ऐसी बन जाएगी। तो नवचंद्रक है वो कैसा बन जाएगा आपके पास, उत्तलाकार। और इस स्थिति में जो द्रव्य का तल है ये नीचे गिरता है। और इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास में, पारा और कांच। और ये लिक्विड पे स्पर्शिका बना दी, ये द्रव के अंदर स्पर्शिका बना दी। इन दोनों के बीच का कोण ये आपके पास है थीटा सी, जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा और आखिरी केस, यदि आपका जो एफ है वो एफ सी बाई रूट टू के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो एफ नेट है वो इस स्थिति में लिक्विड और सॉलिड इन दोनों की जो अंतरापृष्ठ है ना उसके अनुदिश होगा। तो द्रव ठोस के अंतरापृष्ठ के अनुदिश। इस स्थिति में थीटा सी कितना होता है आपके पास है 90 डिग्री। यहां पे ये लिक्विड है, नेट फोर्स आपका इधर की तरफ बन जाएगा। तो इसके लंबवत ये लिक्विड की सतह बन जाएगी। एक तो स्पर्शिका इस प्रकार से लिक्विड पे बना दो और एक सॉलिड पे बना दो। थीटा सी एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और इस स्थिति में जो नवचंद्रक है वो तो कैसा होता है, समतल होता है। और द्रव का तल है ये समान रहता है। और ध्यान से देखना, देखो यदि इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पास है चांदी और पानी। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग केसेज है जो मैंने आपको अच्छे से समझाए। तो इन चीज़ों को करिएगा आप नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में एक काम करता हूँ, मैं आपको जो इलास्टिसिटी की जो डाउट्स है जो मेरे को बोर्ड पे डिस्कस करवानी है वो मैं आपको टिक करवा देता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी के अंदर स्टेज फर्स्ट, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 तो 14, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद में 20, 21 है, बहुत आसान क्वेश्चन बट मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको 20, 21। इसके बाद में चलो 22वां क्वेश्चन भी देख लेंगे अपन। और बाकी त्रिज्या R1, R2, चलो 23वां क्वेश्चन भी
ठीक सा क्वेश्चन है ना। इसके बाद में स्टेज सेकंड पे आ जाओ आप। स्टेज सेकंड के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, बाकी तो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्टेज थर्ड की बात करते हैं। स्टेज थर्ड के अंदर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 8वां और 9वां क्वेश्चन दोनों ये जो पैसेज दे रखा है ना, इस पर आधारित है। यही है बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद में आपका जो सरफेस टेंशन है वो अभी फिनिश तो नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं जो क्वेश्चंस आप, वैसे सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, बट फिर भी अच्छे क्वेश्चन टिक करवा देता हूँ मैं आपको। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की जो स्टेज फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 14 तक ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है ना। इनमें कुछ वैल्यूज वगैरह वाले क्वेश्चन है, एंगल वाले, ठीक है ना। तो जैसे तो ये आपको ध्यान रखने हैं भाई, ठीक है ना। ये जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में स्टेज फर्स्ट में 26, 27, 29, 30, 31, 31 हो गया। स्टेज सेकंड पे आ जाओ। सेकंड पे 4, 12, 23, 25 और फिर 25, और कोई क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, लिमिटेड क्वेश्चन है इसमें। स्टेज थर्ड है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मैंने जो आपको पढ़ाया उस पर जो आधारित फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। 2, 3, 4, 5, 10वां क्वेश्चन, मतलब सारे आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में स्टेज फिफ्थ है, ये भी आप सोल्व कर लेना, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ये मैं आपको बोर्ड पे सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। जो अपना लेक्चर नंबर 75 होगा ना, अगले लेक्चर पर तो आपको पता है अपन सरफेस टेंशन है, इसका बचा हुआ जो पोर्शन है वो अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो करते हैं आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जैसे आपके पास एक चैप्टर है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले उसकी जो थ्योरी है वो आपकी बहुत अच्छी क्लियर होनी चाहिए। तो जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं तो लेक्चर अटेंड करने के दौरान आपका जो सिंसियरिटी लेवल है बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो कंसंट्रेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए, थ्योरी की एक एक चीज़ आपकी अच्छी क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके क्वेश्चंस है वो बन पाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लें भाई।